वेलकम इन ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग एक नया चैप्टर डिजाइन ऑफ स्टील एंड मशीनरी स्ट्रक्चर का नया चैप्टर जो पढ़ेंगे, बीम की एनालिसिस पढ़ेंगे। जो आपके सिलेबस में है वो बीम, और अभी हम बताएंगे कि बीम दो टाइप की होती है, और वो भी जो है जो आपके सिलेबस में है वो लिटरली अनसपोर्टेड बीम है, मतलब अनरिस्ट्रेन्ड बीम है। और उसके बाद उसके मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेसेस कितनी होती है, उसकी डिजाइन क्राइटेरिया क्या होता है, लिटरली अनसपोर्टेड बीम का क्या चेक करना होता है कि फ्लेक्चर में कैसा है, बकलिंग में कैसा है, क्रिपलिंग में कैसा है, डिफ्लेक्शन में कैसा है, इस तरह से उसको चेकिंग करनी होती है। तो बेसिकली जो आपके सिलेबस में है वो सिर्फ और सिर्फ लिटरली अनसपोर्टेड बीम है। हम बताएंगे यहाँ लिटरली अनसपोर्टेड बीम क्या होती है और लिटरली सपोर्टेड बीम क्या होती है। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि बीम ही क्या होती है। बीम के बारे में पढ़ रहे हैं तो जानेंगे बीम क्या होती है। बीम एक ऐसा स्ट्रक्चरल मेंबर है जो केवल जिस पर ट्रांसफर लोड आ रहा हो। बीम इज ए स्ट्रक्चरल मेंबर व्हिच इज सब्जेक्टेड टू ट्रांसवर्स लोड। व्हाट इज द ट्रांसवर्स लोड? ट्रांसवर्स लोड क्या होता है? ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होती है पहले ये जानिए। जिस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर जो एक्सिस होती है उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस क्या होती है? जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है, वो किसी भी मेंबर पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसके उसी डायरेक्शन उसके अलॉन्ग जो एक्सिस होती है उसको लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन बोलते हैं। और उस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के जो परपेंडिकुलर एक्सिस होती है, सारी एक्सिस क्या कहलाती हैं? वो ट्रांसवर्स एक्सिस कहलाती हैं। ठीक है, तो बीम क्या होती है? बीम एक प्रकार का स्ट्रक्चरल मेंबर होता है जिस पर ट्रांसवर्स लोड होता है। जैसे अगर मान लीजिए कोई बीम है, ये आपकी बीम है, तो ये अगर बीम है आपकी, तो आप ये जानेंगे कि इस पर ट्रांसवर्स लोड कैसा होगा। देखिए, ये अगर लोड ये इस पर जो है इसके लिए लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ये होती है, मतलब लंबाई के अलॉन्ग है, या दूसरे डेफिनेशन क्या होती है? जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा हो। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ये हो गई है, ये एक्सिस क्या हो गई आपकी? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, लंबाई के अलॉन्ग है। ठीक है, इसके ट्रांसवर्स डायरेक्शन मतलब इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो लोड आ रहा होगा उसको बोलेंगे ट्रांसवर्स लोड। इसी ट्रांसवर्स लोड को कभी कभी दूसरी डेफिनेशन दी जाती है, बीम इज ए स्ट्रक्चर मेंबर व्हिच इज सब्जेक्टेड टू शियर फोर्स। मतलब एक बीम ऐसा संरचनात्मक अवयव होता है जिस पर क्या होता है? शियर फोर्स लगा होता है, कर्तन बल लगा होता है। कर्तन बल की भी परिभाषा वही होती है। कर्तन बल भी क्या होता है? सेक्शन के परपेंडिकुलर इसके परपेंडिकुलर बीम के परपेंडिकुलर लगने वाला फोर्स क्या होता है। ठीक है, इसी तरह से इस पर जो आ रहा ये जो वैल्यू आ रही है, ये जो फोर्स लग रहा हो उसको क्या कहेंगे? ट्रांसवर्स लोड कहेंगे। ठीक है, तो बीम ऐसी संरचना होती है जिस पर ट्रांसवर्स लोड लग रहा होता है। अब बीम की हम लोग स्ट्रक्चरल का अकॉर्डिंग टू सपोर्ट हम लोग दो भागों में बांटे थे। हम लोग जो अकॉर्डिंग टू सपोर्ट हम लोग कई प्रकार की बीम पढ़े हैं। जैसे सिंपली सपोर्टेड बीम होती है, जैसे कैंटिलीवर बीम होती है, जैसे फिक्स्ड बीम होती है, जैसे ओवरहैंग बीम होती है। ठीक है, इस तरह से कई प्रकार की बीम होती है। ठीक है, तो सपोर्ट के आधार पर अगर देखा जाए तो चार या पांच प्रकार की कंटिन्यूअस बीम होती है। ठीक है, तो सिंपली सपोर्टेड बीम जिस पर मतलब जिसके दोनों सिरे सिंपली सपोर्टेड हिंज हो, ठीक है, या एक सिरा हिंज हो, दूसरा रोलर सपोर्ट हो, उसको सिंपली सपोर्टेड बीम बोलेंगे। दूसरी क्या होती है? कैंटिलीवर बीम होती है। कैंटिलीवर बीम होती है जिसका एक सिरा फिक्स हो, दूसरा सिरा फ्री हो। इसी तरह से ओवरहैंग बीम होती है जिसमें मतलब सपोर्ट से थोड़ी बीम बाहर निकली हुई और में हैंग बीम है। इसी तरह से मतलब हम लोग बीम की स्टडी करेंगे। यहाँ पर हम लोगों को जो पढ़ना है, यहाँ पर हम लोगों को पढ़ना है लेटरली सपोर्टेड बीम और लेटरली अनसपोर्टेड बीम होती है। लेटरली सपोर्टेड बीम जैसा बीम कोई होता है, बीम क्या होती है? एक स्ट्रक्चरल मेंबर होता है, उसका कोई न कोई क्रॉस सेक्शन होता है। तो क्रॉस सेक्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बीम क्या हो सकती है? आई सेक्शन की हो सकती है, आई क्रॉस सेक्शन की हो सकती है, चैनल क्रॉस सेक्शन की हो सकती है, एंगल क्रॉस सेक्शन की हो सकती है, किसी भी क्रॉस सेक्शन को हो सकती है। तो उस क्रॉस सेक्शन में क्या होगा? दो पोर्ट, एक होगा जैसे मान लीजिए आई सेक्शन की बात ले लेते हैं। तो आई सेक्शन अगर है मान लीजिए, तो आई सेक्शन में एक क्या होगा? एक फ्लेंज होगा, ये फ्लेंज होगा, ये फ्लेंज होगा। ठीक है, इसको बोलेंगे वेब। अब फ्लेंज में जो ऊपर कंप्रेशन फ्लेंज होगा, ये नीचे टेंशन फ्लेंज होगा, क्योंकि फ्लेंज पर जो फोर्स आ रहा है इधर ऊपर से आ रहा होता है, ऊपर से आ रहा होता है, तो ये कंप्रेशन हो जाएगा। ये कंप्रेशन होगा, ये आपका टेंशन होगा, जो बाकी बचा वेब। अब कंप्रेशन फ्लेंज को अगर हम लोग क्या करें, फ्लेंज को बकल होने से रोक दें, मतलब बकल होने से रोक दें, रिस्ट्रेन कर दें, कोई ऐसा सपोर्ट लगा दें कि वो
बकल ना हो, तो उसको बोलेंगे लेटरली सपोर्टेड बीम। और कंप्रेशन फ्लेंज को ही क्या कर दें हम लोग, अगर हम लोग इसको फ्री रखें कि मतलब ये जो है बकल कर सकता है, ये फ्लेंज जो है बकल कर सकता है मतलब कंप्रेशन फोर्स आने पर, तो इसको क्या बोलेंगे, लेटरली अनसपोर्टेड बीम। हम लोगों को जो पढ़ना है वो लेटरली अनसपोर्टेड बीम पढ़नी है, ठीक है। अभी हम इसके बारे में बता रहे हैं आपको। देखिए पहला पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा बीम, बीम क्या होती है, बीम के बारे में बताया। दूसरा पॉइंट पढ़ा था हमने बेंडिंग इक्वेशन होता है, ठीक है, बेंडिंग इक्वेशन या फ्लेक्सुरल इक्वेशन, जिसमें होता है एम आर बाई आई इक्वल टू सिग्मा बाई वाई इक्वल टू ई बाई आर, ठीक है। वहां से हम लोगों ने कंप्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेस निकाली थी, जो बेंडिंग स्ट्रेस आई थी एम इंटू जेड की वैल्यू आई थी, एम इंटू जेड आया था, ठीक है। तो वो जो भी वैल्यू आई थी वो उसके दूसरा पॉइंट वो। तीसरा पॉइंट हम लोगों ने ये किया कि मतलब बीम जो है सपोर्ट के आधार पर कैसे बांटी गई, लेटरली सपोर्ट है तो लेटरली सपोर्टेड बीम है। अगर कंप्रेशन फ्लेंज सपोर्टेड कर दिया गया, रोक दिया गया बकल होने से, तो उसको बोलेंगे लेटरली सपोर्टेड बीम। अगर कंप्रेशन फ्लेंज को फ्री कर दिया गया बकल करने के लिए, तो उसको बोलेंगे हम लोग लेटरली अनसपोर्टेड बीम, लेटरली या लेटरली अनरिस्ट्रेन्ड बीम। यहाँ देखिए लेटरली सपोर्टेड बीम। तो टेक्निक क्या होती है, लेटरली सपोर्ट करने का मतलब कंप्रेशन फ्लेंज को रोक दिया जाए, सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया जाए, जिससे कंप्रेशन फ्लेंज क्या हो, बकल ना हो पाए। तो हम लोग क्या करेंगे, आई सेक्शन का जो कंप्रेशन फ्लेंज है उसको क्या करेंगे, स्लैब में डाल देंगे, पूरा सेक्शन को ही स्लैब में ढाल दिया। अब ये बकल होने की संभावना खत्म हो गई। तो कंप्रेशन ऐसी बीम को क्या कहेंगे हम लोग, लेटरली सपोर्टेड बीम। जैसे कंप्रेशन प्लेन को हम लोग लेटरल मूवमेंट होने से, लेटरल डायरेक्शन में गति होने से हम लोगों ने क्या कर दिया, रोक दिया, इसको बोलेंगे लेटरली सपोर्ट बीम, ठीक है। इस केस में जो हमारी बेंडिंग डिजाइन बेंडिंग स्ट्रेस होगी वो वैल्यू होगी, अगर हम WSM यूज करते हैं तो 0.66 FY होगी, जहां यह FY क्या होगा, स्टील का यील्ड स्टील स्ट्रेस है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो होता है, अगर हम लिमिट स्टेज मेथड यूज करते हैं, या FY बटे फैक्टर ऑफ सेफ्टी, या FY बटे 1.1 फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.1 लेते हैं, ठीक है। अब बात आती है दूसरी बीम आती है लेटरली अनसपोर्टेड बीम। लेटरली अनसपोर्टेड बीम में हमारा जो कंप्रेशन फ्लेंज होगा वो बकल करने के लिए फ्री होगा। बकल अगर करता है तो कोई दिक्कत नहीं। बकल कैसे होगा, इस तरह से बकल होगा, ठीक है, या फिर ऐसे मूवमेंट हो जाएगा, ठीक। तो ये देखिए इसके लिए क्या होगा, इसको हम स्लैब के नीचे, अब इसमें कंप्रेशन फ्लेंज, ये वाला जो फ्लेंज था उसको हम लोग कंक्रीट पे नहीं डाल रहे हैं, इसके ऊपर कंक्रीट, जैसे स्लैब पड़ी हुई पहले से कास्ट स्लैब है, अब इसके नीचे क्या ले जाकर के कंप्रेशन फ्लेंज, ये आपका कंप्रेशन फ्लेंज हटा दिया आई सेक्शन का। तो ऐसे केस में ये क्या होगा, लेटरल मूवमेंट कर सकता है कंप्रेशन फ्लेंज, इसको बोलेंगे लेटरली अनसपोर्टेड बीम। और इस केस में जब लेटरल मूवमेंट हो सकता है, इसलिए इसकी बेंडिंग स्ट्रेस क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो जो भी बेंडिंग स्ट्रेस थी यहाँ पर, या BD की वैल्यू डिजाइन बेंडिंग स्ट्रेस, तो बराबर या 1.1, XLT क्या होगा, रिडक्शन फैक्टर होगा, एक प्रकार का फैक्टर होता है जो हम लोग जो है हमारी बेंडिंग स्ट्रेस को घटा दे रहा है, ये क्या होता है, एक रिडक्शन फैक्टर होता है। तो ये सब टेक्निकल टर्म है, तो कुछ पॉइंट में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, फिर आगे इसका हम उपयोग बताएंगे जब क्वेश्चन कराने लगेंगे, जब डिजाइन का प्रोसीजर बताएंगे। एक चीज और होती है, हम लोगों ने जनरली देखा होगा जो स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है जनरली आई सेक्शन में, तो हम लोग अगर ये आई सेक्शन है तो इसमें देखा होगा जो बेंडिंग स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है लीनियर होता है, हम लोग जानते हैं। ये बेंडिंग स्ट्रेस हम लोग जब सोन में पढ़ रहे थे बेंडिंग इक्वेशन, तब हम लोगों को पता था, ठीक है। और ये क्या होता है, शियर स्ट्रेस होता है। शियर स्ट्रेस के केस में इस तरह से कुछ ग्राफ आया था, इस तरह से ग्राफ आया था, ठीक है। तो ये चीज जो है हम लोगों ने पढ़ी थी, ठीक। इसका मतलब ये होता है कि देखिए जरा, हम लोग ये मान लेते हैं कि जो फ्लेंज है वो मैक्सिमम यहाँ सिग्मा बीसी, ये सिग्मा बीटी, ठीक। और ये टाउ की वैल्यू है, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब ये शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन है और ये बेंडिंग स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर देखा जाए तो जो फ्लेंज होंगे मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेशन वाला मैक्सिमम कंप्रेशन बेंडिंग स्ट्रेस ले रहा है फ्लेंज, और टेंशन वाला फ्लेंज मैक्सिमम बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस ले रहा है, ठीक है। तो इससे ये देखा जा सकता है कि जो कंप्रेशन फ्लेंज है, या एक शब्द में ये कह सकते हैं, एक वाक्य में ये कह सकते हैं कि जो फ्लेंज है वो हमारा बेंडिंग स्ट्रेस ले रहा है, ठीक है। अब देखिए ये जो हमने
ये देखा था। तो इस प्रकार से ये देखा जाए तो जो फ्लेंज होंगे वो हमारे, चाहे वो कंप्रेशन में हो चाहे टेंशन में हो, फ्लेंज हमारे पूरे क्या और ले रहे होंगे, बेंडिंग स्ट्रेस ले रहे होंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर जहाँ पर फ्लेंज है वहां पर शियर स्ट्रेस का मान 0 है, धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ है। अगर वेब की बात की जाए तो वेब में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि वेब जो है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस वहन करता है, और उसके बाद बेंडिंग जो है फ्लेंज ही बियर कर पाता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग शियर स्ट्रेस की वैल्यू कैलकुलेट करने लगे तो शियर फोर्स बटे में एरिया, डीडब्ल्यू बटे में टीडब्ल्यू, मतलब ये डेप्थ होगी और उसके बाद उसकी थिकनेस होगी। ठीक है, वेब क्योंकि शियर स्ट्रेस वेब भी लेता है, इसलिए वेब की बात कर रहे हैं। डीडब्ल्यू मतलब वेब की डेप्थ और टीडब्ल्यू मतलब ट्यूब। देखिए दो केस होता है, अगर रोल्ड सेक्शन है, जो रोल्ड सेक्शन है, रोल्ड सेक्शन और बिल्ट अप सेक्शन दोनों के बारे में बताया था मैंने पहली क्लास में। तो रोल्ड सेक्शन अगर यदि है तो रोल्ड सेक्शन मतलब जो मिल से निकला हुआ सेक्शन है वो डायरेक्ट आप ला के यूज कर रहे हो, तो ओवरऑल डेप्थ जो होगी वही डेप्थ ऑफ वेब समझी जाएगी। ठीक है, लेकिन जब बिल्ट अप सेक्शन बनाएंगे हम, अगर वेल्डिंग करके बना रहे हैं बिल्ट अप सेक्शन, तो जो क्लियर स्पैन होगी ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, मतलब फ्लेंज से फ्लेंज के बीच की दूरी को ही हम डेप्थ ऑफ वेब लेंगे। दोनों केस में आप समझ लीजिए डेप्थ ऑफ वेब क्या लेना है। ठीक है, अब ये डेप्थ ऑफ वेब जो शियर स्ट्रेस की वैल्यू है, कैलकुलेटेड शियर स्ट्रेस वैल्यू है, वो परमिसिबल शियर स्ट्रेस से कम होना चाहिए। हम लोगों ने लिमिट स्टेट मेथड में परमिसिबल शियर स्ट्रेस की बात बताई थी कि ये होता है एफ वाई बटे में √3 इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो एफ वाई बटे में √3 इंटू 1.12, कभी कभी वहां पर 1.125 भी ले लेते हैं। ठीक है, इस हिसाब से हम लोग देखें कि चौथा पॉइंट हुआ शियर स्ट्रेस के केस में। पांचवा पॉइंट होगा, हम लोग पांचवा पॉइंट की स्टडी कर रहे हैं। पांचवा पॉइंट में क्या होगा कि किसी भी केस में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना होना चाहिए। जो कोडल प्रोविजन कोड IS 800-2007 बोलता है, 2007 जो बोलता है वो बोलता है कि अगर सिंपली सपोर्ट बीम है और वो क्रैकिंग के लिए सस्टेबल नहीं है, तो उस केस में जो मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस होगा, सिंपली सपोर्टेड केस है और क्रैकिंग के लिए सस्टेबल नहीं है, नॉट सस्टेबल इन क्रैकिंग, तो इसके लिए मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की वैल्यू होगी स्पैन की लेंथ बटे में 300। ठीक है, अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है और ये जो है क्रैकिंग के लिए सस्टेबल है, क्रैकिंग समझी जाती है, उस केस में क्या होगा, वाई मैक्सिमम बटे में स्पैन, वाई मैक्सिमम की वैल्यू हो जाएगी स्पैन मतलब क्लियर स्पैन जो होगी, उसके बाद 360। ये सिंपली सपोर्टेड का केस हो गया। यही अगर केस रहा होता आपका WSM मेथड का, WSM मेथड में यही होता है, ऐसे स्पैन बटे में 325 हो जाता। ठीक है, स्पैन बटे में वर्किंग स्ट्रेस मेथड में यही वैल्यू क्या हो जाती, दोनों वैल्यू मिला के केवल क्या हो जाता, स्पैन बटे में 325 हो जाता। अब इन दोनों केस में यदि आप कैंटिलीवर बीम यूज कर रहे हैं, तो दोनों केस में जो वैल्यू है वो 2 टाइम्स हो जाएगी। मतलब जब सिंपली सपोर्टेड क्रैकिंग का केस रहेगा, नॉट क्रैकिंग का केस रहेगा, तो वो जो होगा स्पैन बटे में 300 मतलब 2 टाइम्स हो जाएगा, तो स्पैन बटे 150 हो जाएगा। और इसके बाद क्रैकिंग के लिए सस्टेबल होगा तो स्पैन बटे में 160 मतलब स्पैन बटे में 180 हो जाएगा। वही WSM का मेथड होगा, स्पैन बटे 325 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक होगा। इसके आगे अब चलते हैं, देखते हैं। अब अगला स्टेप हम लोग देखते हैं पॉइंट हम लोग कि डिजाइन के लिए जो हमको टेक्निकल चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी डिजाइन करते समय, उसके बारे में देखते हैं। पहला हम लोग जो क्राइटेरिया होगा, जो प्राइमरी क्राइटेरिया जिसको हम लोग समझेंगे, वो होगा हमारा बेंडिंग होगा, शियर होगा, डिफ्लेक्शन होगा। जो सेकेंडरी होगा वो बकलिंग वगैरह ये सब होगा, क्रिपलिंग वगैरह। ठीक है, तो ये चीज होगी, पहला पॉइंट ये होगा। दूसरी चीज होगी कि जो बेंडिंग डिजाइन स्ट्रेस जो होगी उसकी वैल्यू अभी हमने बताया था XLT इंटू FY बटे में 1.1। तो XLT क्या होता है, ये आपका बताया था रिडक्शन फैक्टर होता है। ये रिडक्शन फैक्टर डिपेंड करता है क्रिपलिंग लोड कैसा है। ठीक है, आइलर्स का क्रिपलिंग लोड, हम लोग जब कंप्रेशन मेंबर की डिजाइनिंग पढ़ रहे थे सोम में, कंप्रेशन मेंबर के बारे में बताते हैं, तो उसमें 2 चीजें आई थी, एक आइलर आए थे, एक जो है आइलर की थ्योरी आई थी। बेसिकली जो आइलर की थ्योरी आई थी, तो आइलर की थ्योरी इसी पर डिपेंड कर रही थी। तो ये जो आइलर की थ्योरी के अनुसार जो आइलर स्ट्रेस होती है, वो आइलर स्ट्रेस का मान, आइलर के कपलिंग स्ट्रेस का मान क्या होता है, 1.1 इतना ये वैल्यू होती है, 1.1 इंटू पाई स्क्वायर ई अपॉन एल बाई आर वाई का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1/20 एल बाई आर वाई बटे में एच एफ बाई टी एफ
का होल स्क्वायर होल टू दी पावर 0.5, जहां एचएफ होता है, अगर मान लीजिए कंप्रेशन मेंबर है, एचएफ यहाँ इसके सेंटर से सेंटर की दूरी होती है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन कंप्रेशन फ्लेंज एंड टेंशन फ्लेंज, टीएफ होता है थिकनेस ऑफ फ्लेंज होती है, एल होती है जो इफेक्टिव लेंथ होती है, जो इफेक्टिव लेंथ हम लोग कितने कंडीशन के अनुसार पढ़ते थे, यहाँ पर कुछ इफेक्टिव लेंथ दूसरी होगी, उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं इफेक्टिव लेंथ ऑफ कंप्रेशन फ्लेंज होगी, ठीक है, इतनी है। और आर वाई वही रेडियस ऑफ गायरेशन एक बाउंड वाई एक्सिस होती है, ठीक है। अब ये जो वैल्यू होती है ये इफेक्टिव लेंथ भी डिपेंड करती है आपके मतलब वार्पिंग में और टार्जनल वार्पिंग और टार्जनल में रिस्ट्रेन की गई नहीं। जैसे आपको वैल्यू दी रहेगी कि मतलब इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू बताइए, फार्मूला है तो इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू बताइए, ये जो ये एफसीआर है, एफसीआर की जो वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है। तो कोड में आपको सभी मतलब क्रिपलिंग स्ट्रेसेस के लिए करस्पॉन्डिंग होता है डिजाइन बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू दी गई होती है। जो कोड होता है, कोड में आप देखेंगे तो ये क्रिपलिंग जो स्ट्रेस होगी, क्रिपलिंग स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग बेंडिंग डिजाइन स्ट्रेस दिया रहेगा, तो इससे इसकी वैल्यू हम लोग पता कर लेंगे। इसमें क्या क्या टर्म्स है उसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, इसके बारे में सब कुछ बता ही दिया। एल इफेक्टिव है आगे बता रहा हूँ, रेडियस ऑफ गायरेशन होता ही है, टीएफ क्या था, एचएफ क्या था, और ये सब बता ही दिया इससे। तो ये जब ये वैल्यू निकल जाएगी, इसी के करस्पॉन्डिंग हमको ये वैल्यू मिल जाएगी। जैसे इंटरपोलेशन से हम लोग वैल्यू निकालते थे, स्लेंडरनेस रेशियो दिया रहता था, हम लोग जो है बेंडिंग डिजाइन स्ट्रेस निकाल लेते थे, तो इसी तरह से यहाँ पर भी क्रिपलिंग स्ट्रेस दी रहेगी, तो इसके करस्पॉन्डिंग कोड में जाकर के हम लोग ये वैल्यू निकाल लेंगे। अब बात आती है इफेक्टिव लेंथ की। इफेक्टिव लेंथ आप कंप्रेशन फ्लेंज डिपेंड करती है कि आपका वार्पिंग और टार्जनल में रिस्ट्रेन किया गया कि नहीं, वार्पिंग और बरोड़ में रोका गया है कि नहीं बीम के फ्लेंज को, ठीक है। बीम के कंप्रेशन फ्लेंज को वार्पिंग और मरोड़ में रोका गया है कि नहीं, उस पर डिपेंड करता है। अगर यदि जो है सिरों पर रोक दिया जाता है तो बकलिंग नहीं होती है, ठीक है। पहली चीज ये देखिए, ये दूसरी चीज ये होती है कि जो अनुदैर्घ्य अक्ष के परितः अगर घुमाव नहीं है तो उसको मरोड़ रोक बोलते हैं, उसको टार्जनल रिस्ट्रेन बोलते हैं। जैसे जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है उसके अबाउट जो है अगर घुमाव से रोक नहीं लगाया गया है तो उसको बोलेंगे कि ये टार्जनल में रिस्ट्रेन किया गया है, ठीक है। और यदि डिफ्लेक्शन सिरों पर ना हो, इनके सिरों पर डिफ्लेक्शन ना हो तो इसको बोलेंगे कि ये वार्पिंग में वार्पिंग में रोक लगाया गया है, मतलब वार्पिंग में रिस्ट्रेन किया गया है, ठीक है। अब कैसे वार्पिंग में रिस्ट्रेन होता है, कैसे जो है टार्जनल में रिस्ट्रेन होता है, इसको हम 3 केसों में देखेंगे, ठीक है। कौन सा केस वार्पिंग में रिस्ट्रेन है, कौन सा केस जो है टार्जनल में रिस्ट्रेन है, कौन दोनों में रिस्ट्रेन है, उसी के अनुसार आपका इफेक्टिव लेंथ डिपेंड करती है। अब इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू देखिए, ये चीज जो होती है जो वार्पिंग, ये अगर ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है आपको तो ये मिला है वार्पिंग में रिस्ट्रेन है और टार्जनल में भी रिस्ट्रेन है, सॉरी दोनों में रिस्ट्रेन नहीं है, नॉट है, मतलब दोनों में आपका रिस्ट्रेन नहीं है। जो अगर सिंपल ऐसे स्ट्रक्चर मिल गया, ना तो वार्पिंग में रिस्ट्रेन है ये, तो ना तो टार्जनल में रिस्ट्रेन है, तो ऐसे केस में जब पहला केस जब ये रहे कि वार्पिंग में और मरोड़ में दोनों में रोक नहीं लगाया गया है, उस केस में कंप्रेशन फ्लेंज की इफेक्टिव लेंथ जो होगी L बराबर 1.2 L जो होती है क्लियर स्पैनिंग होती है, ठीक है। दूसरा केस होगा, जैसे मान लीजिए ये आपका टॉप मेंबर है, फ्लेंज का है, तो फ्लेंज के बाद जो वेब आ रहा है, वेब को हम लोग एक एंगल सेक्शन लगा करके उसको वेब क्लिट बोलते हैं, तो यहाँ पर लगा करके रोक दिया गया, ठीक है, जिससे वेब हमारा, अगर यहाँ पर ये आपका क्लिट लगा करके रोक दिया गया, मतलब एंगल सेक्शन होता है, एंगल सेक्शन को जोड़ दिया जाता है, जिससे ये क्या होता है, वेब नहीं फेल होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं वार्पिंग में रिस्ट्रेन नहीं है, लेकिन टार्जनल में ये क्या है, रिस्ट्रेन कर दिया गया है। जब केस ऐसा होगा, अब समझने के लिए आप लोग बस इतना जान लीजिए कि पहला केस जब था तो वो जब वार्पिंग में और टार्जनल में दोनों में रिस्ट्रेन नहीं होगा तो उस केस में 1.2 L होगी। जब वार्पिंग में रिस्ट्रेन नहीं होगा लेकिन टार्जनल में रिस्ट्रेन होगा, ऐसा केस क्या कहा जाएगा कि ऐसे केस को इस तरह से देख सकते हैं, और उस केस में L इफेक्टिव की वैल्यू क्लियर स्पैनिंग L के बराबर होती है। और जब आपका वार्पिंग में भी रिस्ट्रेन हो और टार्जनल में भी रिस्ट्रेन हो, उस केस में जो L इफेक्टिव की वैल्यू होगी 0.07 L
0.7L होगी, ठीक है, 0.7L। अब उसको कैसे रोका जाता है, उसको अगर फिगर में देखना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं। इसमें क्या किया, फ्लेंज को भी क्लिप लगा के रोक दिया गया है कि ये भी मूव नहीं कर सकता लेटरल मूवमेंट, और ये भी यहाँ भी क्लिप लगा करके रोक दिया गया, वेब में भी। तो देखिए वार्पिंग और टॉर्जनल बोथ में रिस्ट्रेन कर दिया गया, दोनों में रिस्ट्रेन प्रोवाइड कर दिया गया है। इस केस में एल इफेक्टिव वैल्यू 0.7L। तो बेसिकली जब दोनों में रिस्ट्रेन नहीं है, वार्पिंग और टॉर्जनल में रिस्ट्रेन नहीं है, उस केस में 1.2L होगी एल इफेक्टिव। जब वार्पिंग में रिस्ट्रेन तो नहीं होगा लेकिन टॉर्जनल में रिस्ट्रेन होगा, उस केस में एल की वैल्यू एल इफेक्टिव के बराबर होगी। और जब दोनों में रिस्ट्रेन प्रोवाइड किया गया होगा, ऐसे केस में एल इफेक्टिव की वैल्यू 0.7L होगी। ये एल इफेक्टिव हो गया, एल इफेक्टिव मिल गया, एच एफ मिल गया, टी एफ मिल गया, आर वाई मिल गया, एल मिल गया। तो इस केस में आपका एफ सी आर निकल जाएगा। जब क्रिपलिंग लोड निकल जाएगा, या तो डायरेक्ट क्रिपलिंग स्ट्रेस दिया रहेगा, या तो डायरेक्ट क्रिपलिंग स्ट्रेस दिया रहेगा, उसके करस्पॉन्डिंग हम बेंडिंग स्ट्रेस पा जाएंगे, ठीक है। तो जब ये मिल जाएगा, इसके अकॉर्डिंग हम लोग रिडक्शन फैक्टर जान लेंगे, ठीक है। रिडक्शन फैक्टर की वैल्यू रख करके, अच्छा रिडक्शन फैक्टर की वैल्यू रख करके, नहीं तो पूरा ये सॉल्व करके डायरेक्ट दे दिया जाता है, इससे रिलेट कर दिया जाता है बेंडिंग स्ट्रेस के, ठीक है। तो इसके बारे में इसके आगे आप पढ़ते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं लेटरली अनसपोर्टेड बीम का डिजाइन कैसे करते हैं। अगर सेक्शन जो है हमारा इक्वल सेक्शन है, सॉरी इक्वल सेक्शन इन द सेंस मतलब जो फ्लेंज है और वे फ्लेंज टॉप और बॉटम का दोनों जो है सेम है, मतलब इक्वल सेक्शन है। इसी तरह से चैनल सेक्शन भी है, तो उसका डिजाइन प्रोसीजर देखते हैं। और बाकी यही आपके सिलेबस में है। बाकी अगर जो थोड़ा सा चेंज होता है अनइक्वल सेक्शन के लिए, कुछ फैक्टर्स बढ़ जाते हैं, वो आप लोग जान लेंगे, ठीक है। बेसिकली जो डिजाइन प्रोसीजर होता है इसका लिटरली अनसपोर्टेड बीम का, उसमें ये होता है कि ट्रायल एंड एरर होता है। एक बेसिक वैल्यू लेकर के हम लोग चलते हैं, एक मतलब अज्यूम्ड वैल्यू लेकर के चलते हैं, वो देखते हैं कि वो सही हो पा रहा है कि नहीं सही हो पा रहा है, तो फिर हम वापस आते हैं, सही हो जाता है तो हम अपना कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो जो स्टेप्स है उसको पहले स्टेप जान लीजिए, फिर जब क्वेश्चन कराएंगे उससे क्लियर हो जाएगा कोई क्वेश्चन, ठीक है। पहला स्टेप ये होता है कि आपको लोड बीम पर कौन कौन से आ रहा है, जैसे लाइट लोड आ रहा है, फिर डेड लोड आ रहा है, दोनों का जो कॉम्बिनेशन हो रहा है, टोटल लोड कितना आ रहा है उसी गणना करेंगे। अगर WSM यूज कर रहे हैं तो जो लोड आ रहा है उसे मान लेंगे। अगर LSM यूज कर रहे हैं तो फैक्टर्ड लोड लगाते हैं। तो फैक्टर्ड लोड निकालने के लिए जो ओरिजिनल लोड होता है उसमें जो है लोड फैक्टर का गुणा करते हैं, 7.5 जनरली लेते हैं डेड लोड और इंपोज लोड के लिए। जब लोड आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग उस लोड के अकॉर्डिंग और सपोर्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना आ रहा है, मैक्सिमम शियर फोर्स कितना आ रहा है। मैं अधिकतम नमन आघूर्ण और एवं कर्तन बल की गणना करते हैं, मैक्सिमम कितना आ रहा है उससे गणना कर लेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि सेक्शन मॉडुलस जो भी आ रहा है, ये आपका ये क्या बोलते हैं मोमेंट हो गया, ठीक है, मोमेंट मिल गया। उसके बाद हम एक वैल्यू अज्यूम कर लेंगे सिग्मा सी बी सी, उसके अकॉर्डिंग जो वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर लेंगे, एक अज्यूम करेंगे वैल्यू, जैसे सिग्मा सी बी सी की वैल्यू 105 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से कम होनी चाहिए, कोई भी वैल्यू आप अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग जब ये वैल्यू आप यहाँ से निकाल लिए हैं, सिग्मा सी बी सी आप अज्यूम कर लिए हैं, जेड जो है सेक्शन मॉडुलस होता है, सेक्शन मॉडुलस की वैल्यू आप पता कर लेंगे, ठीक है। सेक्शन मॉडुलस की वैल्यू पता कर लेंगे, हम मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है, सेक्शन मॉडुलस जेड है, सिग्मा बीसी जो है मैक्सिमम परमिसिबल कम बेंडिंग स्ट्रेस है, कंप्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेस है, ठीक है। तो ये कैलकुलेट कर लेंगे, यहां से सेक्शन मॉडुलस आ गया। जो सेक्शन मॉडुलस आया उससे उसी सेक्शन मॉडुलस के आधार पर हम जाएंगे इसमें स्टील टेबल में जा करके ऐसा सेक्शन मॉडुलस हम लोग चूज करेंगे, चयन करेंगे जो इससे थोड़ा सा उसकी वैल्यू ज्यादा हो। जो ये वैल्यू है जो यहां से कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू आ रही है उससे थोड़ा वैल्यू ज्यादा हो, ऐसा सेक्शन मॉडुलस हम जाएंगे स्टील में चयन करेंगे। उस जो स्टील में जाकर चयन करेंगे तो सेक्शन मॉडुलस ज्यादा रहेगा, उसके हिसाब से हम सेक्शन चयन करेंगे। सेक्शन इक्वल सेक्शन होगा, चाहे वाई सेक्शन बोला रहेगा क्वेश्चन में तो आई सेक्शन चयन करेंगे, चैनल सेक्शन बोला रहेगा मतलब सी सेक्शन बोला रहेगा तो सी सेक्शन चयन करेंगे, वो क्वेश्चन बोलेगा। नहीं बोलता है तो कोई भी सेक्शन हम अज्यूम कर सकते हैं। जो वैल्यू हमने वो की है
जो सेक्शन हमने चयन किया है उस सेक्शन के आधार पर उसकी जो रिलेवेंट प्रॉपर्टीज है उसको लिखेंगे। जैसे आई जेड जेड क्या होगा, आई एक्स एक्स क्या होगा, आई वाई वाई क्या होगा, फिर उसके बाद जो है उसकी थिकनेस कितनी है, वेट कितना है, रेडियस ऑफ गायरेशन कितना है, ठीक है, तो ये वैल्यू होगी। तो चयनित खंड के सभी मानों को हम लिखेंगे। तो उसके बाद जब वैल्यू लिख लेंगे फिर हम लोग टी बाई टी, टी जो है हमारा थिकनेस ऑफ फ्लेंज है और स्मॉल डी है थिकनेस ऑफ वेव है, डेप्थ ऑफ वेव डी है, टी बाई टी जो है थिकनेस ऑफ वेव है। तो इसलिए इस हिसाब से टी बाई टी और डी बाई टी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। पांचवा स्टेप हो जाएगा। अगले स्टेप में देखेंगे डी बाई टी और एल बाई आर वाई, एल बाई आर वाई के एल बाई आर वाई होता है जनरली के एल बाई आर वाई, ठीक है, वो सिलेंडरनेस रेशियो। इसके आधार पर हम लोग फिर से सिग्मा सी बी सी निकालेंगे। वो तो अज्यूम किया था हमने इसके वैल्यू में, तो जाएंगे हम कोड के पेज टेबल नंबर 13A 13B और 14 में जाएंगे, देखेंगे डी बाई टी या के एल बाई आर वाई के अकॉर्डिंग जो हमारा सिग्मा सी बी सी होगा, सिग्मा बी सी होगा उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। उसमें आपको मान रहा होगा जैसे अल्फा एल टी की अल्फा की वैल्यू होगा, अल्फा की वैल्यू 0.21 होती है अगर रोल्ड स्टील सेक्शन है, अल्फा की वैल्यू बिल्टअप सेक्शन के लिए 0.49 होगा। अगर आप रोल्ड स्टील सेक्शन लिए हुए हैं तो आप जो है अल्फा की वैल्यू 0.21 वाले टेबल में जाएंगे, वो 13 टेबल नंबर 13A का है। इसमें आपके स्टील टेबल में जाकर के देखेंगे नियर अबाउट 54 या 55 पेज पर मिलेगा आपको उसमें कोड में IS कोड 800 IS 800 2007 में। वहां से हम लोग सिग्मा सी बी सी की वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद फिर हम लोग जो सेक्शन मॉडुलस माने हैं, जो ये चयनित खंड का जो सेक्शन मॉडुलस आया है चाहे जो रहा हो, ठीक है, उस सेक्शन मॉडुलस को और ये जो वैल्यू सिग्मा बीसी की आई है उन दोनों का गुणा करके फिर से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे। देखेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना आ रहा है। ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो होना चाहिए इससे कम होना चाहिए, ठीक है, इससे कम होना चाहिए, सॉरी इससे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। इसकी वैल्यू अभी हम दिखा रहे हैं। फिर उसके बाद आठवां स्टेप जो होगा उसके लिए आप शियर फोर्स कैलकुलेट करेंगे, तो उसके शियर चेक करेंगे। फिर उसके बाद चेक करेंगे डिफ्लेक्शन के लिए मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना हो रहा है, इसमें कितना आ रहा है, और जो वैल्यू हमने लिखवाई है इसके पहले जो इंट्रोडक्शन में लिखवाई है उससे कम है या ज्यादा है। अगर कम है तो ठीक है, ज्यादा है तो हमारा फिर से हमको सेक्शन का चयन करना पड़ेगा। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन देखते हैं। 24 किलोमीटर भार वहन करने वाली सिंपली सपोर्टेड बीम को लिटरली अनसपोर्ट मानते हुए डिजाइन कीजिए। आई सेक्शन की प्रभावी आई सेक्शन लेना है और प्रभावी लंबाई 4 मीटर दी है, इसी का करंट 2.5 मीटर मानना है, ठीक है। इस तरह से 24 किलोमीटर होगा, सिंपली सपोर्टेड है, एल इफेक्टिव वैल्यू इतना, डब्ल्यू वैल्यू इतना, लोड इतना दिया हुआ है। सेल्फ वेट आपको मान लेते हैं कि 0.5 है, अभी मान लेते हैं 0.5 है। कुल डिजाइन लोड इतना हो जाएगा। मैक्सिमम अगर आपको निकालना हो सिंपली सपोर्टेड होती है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का फार्मूला हम लोग जानते हैं WL²/8, या फिर जब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालने का तरीका अब हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़े थे, उससे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाल लेंगे, मैक्सिमम शियर फोर्स निकाल लेंगे। मैक्सिमम मोमेंट 49 किलोमीटर पर मीटर 49 किलोमीटर मीटर आ गया, मैक्सिमम शियर फोर्स 49 आ गया। अब जब ये पता हो गया अब हम मान लेंगे सिग्मा बीसी क्या होगा। सिग्मा बीसी की वैल्यू हमको मैक्सिमम परमिसिबल बेंडिंग ऑफ रेशियो स्ट्रेस की वैल्यू 0.66 एफवाई होती है। ये किसके लिए होता है, डब्ल्यूएसएम मेथड में, डब्ल्यूएसएम के लिए होता है, ठीक, डब्ल्यूएसएम के लिए है। इसकी वैल्यू 165 है, तो जो परमिसिबल है उससे हम कम मान लेते हैं, 165 है तो हम नियर अबाउट 110 मान लेते हैं, 110 मान लेते हैं। सेक्शन मॉडुलस की वैल्यू होगी m बाई सिग्मा सी बी सी 49 की गुणे 10 घात 6 110। सेक्शन मॉडुलस की वैल्यू 445.45 गुणे 10 घात 3 mm स्क्वायर आ गया। इसको हम सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, ये हो जाएगा 445.45 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। अब हमको क्या करना है, अगले स्टेप में हमको सेक्शन का चयन करना है। सेक्शन कुछ इस तरह से चयन करना है जिसका सेक्शन मॉडुलस क्या होना चाहिए, 445.45 से थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। हम चयन करते हैं, मान लीजिए ISMB की वैल्यू 300 mm @44.2 किलोमीटर पर मीटर या केजी पर मीटर जो भी है, ठीक है, ये केजी पर मीटर होना चाहिए, यहाँ केजी पर मीटर होता है, एक मिनट,
यानी कि यहाँ दिया है कि किलोमीटर, कभी कभी ये डायरेक्ट दे देता है कि किलोमीटर पर मीटर, ठीक है, सॉरी केजी पर मीटर, तो उसको हम किलोमीटर बदल लेंगे, ठीक। चलिए ठीक है। प्रॉपर्टी, अब इस सेक्शन की जो प्रॉपर्टी देखेंगे उसमें सेक्शन मॉडुलस 573, ये 445 से ज्यादा है, ठीक है, मान लिए हैं, तो इसीलिए माने ही है इसको कि 445 से ज्यादा होना चाहिए। इसकी रिलेवेंट प्रॉपर्टी आई एक्स इतना है, टी थिकनेस ऑफ दी जो आपकी फ्लेंज है इतना है, थिकनेस ऑफ वेब इतना है, H2 जो होता है वैल्यू होती है आपका एक सिरे से दूसरे सिरे के बीच की, वो वैल्यू ले लिया इतना, आर वाई की वैल्यू इतना। D1 जो होता है क्लियर स्पेलिंग होती है, टोटल डेप्थ 300 है, उसमें से क्लियर स्पेलिंग निकालना होता है, तो D - 2H2 जहां जरूरत पड़ेगी हम निकालेंगे, लेकिन D1 ऐसे ही निकाला जाता है। कैपिटल डी मतलब ओवरऑल 300 mm, H2 जो होता है, H2 की वैल्यू आपको दिया रहेगा, तो D1 की वैल्यू आप निकाल लेंगे, D - 2H2 इतना हो जाएगा, ठीक है। अगले स्टेप में, पांचवा स्टेप में dy/t और l/ry निकालेंगे। dy/t की वैल्यू निकाला तो 24.1 आया, l/ry की वैल्यू निकालना, ry भी दिया था आपको, वैल्यू रखा है 144 आ गया, 140.84 आ गया। अब हम उसी में देखेंगे कैपिटल T/T निकालेंगे और कैपिटल D1/2 ठीक देखेंगे। देखो कैपिटल T/T का रेशियो 2 से कम होना चाहिए, कैपिटल D1/T का वैल्यू 85 से कम होना चाहिए, तो देख रहे हैं निकालने के बाद 85 से कम होना चाहिए, ठीक है, 85 से कम होना चाहिए, और ये आ रहा है, सही है, एफ वाई की वैल्यू इतनी है। अब देखिए स्टेप 6 में चलेंगे, स्टेप 6 में क्या होगा, dy/t, कैपिटल dy/t की वैल्यू इतना, l/ry की वैल्यू इतना, fy की वैल्यू इतना। अब इसके अकॉर्डिंग टेबल नंबर आप 14 या 13.b में जा करके देखेंगे सिग्मा बीसी की कंप्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेस कितनी है। कंप्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू हम लोग देखिए वर्किंग स्ट्रेस मेथड के लगाया था, तो 103.71 न्यूटन पर mm स्क्वायर आ गया। अब ये हमारे इस सेक्शन के लिए सिग्मा बीसी आ गया, जो हमने चयन किया है, जो हमने चयनित किया है, उसके लिए सिग्मा बीसी की वैल्यू आ गई। अब सिग्मा बीसी की वैल्यू आ गई, इसका सेक्शन मॉडुलस पता है, तो ये कितना मोमेंट रेजिस्ट कर सकता है वो निकाल लेंगे, अगले स्टेप में यही निकालेंगे। इसका सिग्मा बीसी हमने निकाल लिया, इसका ही जब सेक्शन मॉडुलस पता है, ये कितना मोमेंट, ये वाला सेक्शन हमारा जो है कितना मोमेंट रेजिस्ट कर सकता है उसकी वैल्यू निकाल ली। मोमेंट रेजिस्ट करने 59.5 किलो न्यूटन मीटर आ गया। एक्चुअल लोड हमारे पे 24 किलो न्यूटन पर मीटर आ रहा है हमारी बीम पर, ठीक है, और जो सेल्फ लोड है कितना है, 44.2 किलो न्यूटन पर मीटर आ रहा है। इसकी वैल्यू अगर देखा जाए तो हम लोग ये निकालेंगे किलो न्यूटन, ये आया आपका 59 इतना, और ये 4.42, ये जहां तक है केजी में ही दिया होगा, ठीक है, केजी में दिया होगा। आप केजी को न्यूटन मान लेंगे, तो आप क्या करेंगे, उसको भाग देंगे, ठीक है, भाग दिया तो ये आ गया आपका इतना 10.442 किलो न्यूटन पर मीटर, तो ये वैल्यू आ गई 24.442 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। अब अभी जो है हमारी W की वैल्यू कैलकुलेट हो गई थी 24.442 न्यूटन, नया सेक्शन जो हमने चूज किया था उसके लिए। अब उसी सेक्शन के लिए हम देखेंगे कितना वो बेंडिंग मोमेंट रेजिस्ट कर सकता है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट देखते हैं, जानते हैं असेंबली सपोर्टेड बीम के लिए WL²/8 होता है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, 48.9 किलो न्यूटन मीटर आ गया। उसी सेक्शन के लिए हम शियर फोर्स देखेंगे, मैक्सिमम शियर फोर्स कितना आ रहा है। मैक्सिमम शियर फोर्स की वैल्यू हम जानते हैं V = WL/2 होता है असेंबली सपोर्टेड के एक एंड पर, तो ये कैलकुलेट कर लिया, 48.9 किलो न्यूटन आ गया, ठीक है। इसके अनुसार देखेंगे जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है आ रहा है हमारा, तो ये हमारी इसके पहले जो हमने अज्यूम करके वैल्यू निकाली थी 59.5 किलो न्यूटन आया था, और जो अभी आया 48.9 किलो न्यूटन, मतलब जो हमने सेक्शन चूज किया वो सेक्शन हमारा 48.9 किलोमीटर से आ रहा है, और जो डेवलप रेजिस्टेंस जो माना था वो 59 से ये कम आ रहा है, इसलिए हमारा जो है ओके है। इसी तरह से 8वां स्टेप चलेंगे, चेक फॉर शियर देखेंगे, शियर की वैल्यू होगी, शियर स्ट्रेस की वैल्यू होगी टाउ ई कैलकुलेटर बटे शियर फोर्स बटे क्रॉस सेक्शनल एरिया। शियर फोर्स की वैल्यू आई थी 48.9 किलो न्यूटन बटे में क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा, डेप्थ ऑफ वेब और डेप्थ ऑफ फ्लेंज, थिकनेस ऑफ सॉरी डेप्थ ऑफ वेब इनटू थिकनेस ऑफ वेब, तो कैलकुलेट किया, उसकी वैल्यू 21.75 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और परमिसिबल वैल्यू जो होती है, एवरेज परमिसिबल वैल्यू जो होती है 0.4 एफआई एलएसएम के लिए होती है, ये और सॉरी डब्ल्यूएसएम के लिए होती है, और एफवाई की वैल्यू एलएसएम के लिए एफवाई बटे में √3 × 1.1 होती है, इसको मैंने पहले भी बताया है।
तो 0.4 या क्वाई की वैल्यू अगर निकालेंगे WSM में तो 0.4 और स्टील का ग्रेड 250 दिया ही है तो 100 आना चाहिए, 100 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर आना चाहिए, लेकिन हमारी आ कितनी रही है 23.75 न्यूटन पर स्क्वायर, इसलिए हमारा ओके है। चलेंगे अगला स्टेप देखेंगे हम लोग, डिफ्लेक्शन के लिए चेक करेंगे। डिफ्लेक्शन के लिए हम अलार्गोल जो मान्य होता है उसके लिए WSM के लिए होता है स्पैन बटे 325 और LSM के लिए लिमिट स्टेट मेथड के लिए नॉट क्रैक सेक्शन है और सिंपली सपोर्टेड बीम है स्पैन बाय 300, क्रैक सेक्शन है सिंपली सपोर्टेड बीम है स्पैन बाय 360, अगर कैंटिलीवर होता तो इन्हीं का दोगुना हो जाता है, बस इतना होता है 2 को गुणा कर देते हैं। ये लिमिट स्टेट मेथड में अभी हम WSM की बात कर रहे हैं, स्पैन बटे 325 देखेंगे, स्पैन है हमारा 4 मीटर मतलब 4000 mm बटे 325, तो ये आ जाएगा कैलकुलेट करने के बाद 12.3 mm, मतलब हमारा डिफ्लेक्शन होगा जो होना चाहिए वो 12.3 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए कैलकुलेटेड वैल्यू हो गई 5 और हम जानते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम है, यूडीएल लगा हुआ है, तो जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता है 5/384 WL for 4/EI होता है, ये कन्वर्ट कर लिया 5/384 और W की वैल्यू इतना, L की वैल्यू इतना की पावर टू दी पावर 4 होना चाहिए, टू दी पावर 4, ठीक, इनटू ई की वैल्यू इलास्टिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 2 × 10⁵ और आई की वैल्यू एक्स एक्सेस के को दिया हुआ है 8603 इनटू 10⁻⁴ × 10⁴ कैलकुलेट किया 4.75 mm आया हमारा डिफ्लेक्शन, ये आया 4.5, जबकि आना चाहिए मैक्सिमम कितना सह सकता है 12.3 और हमारा डिफ्लेक्शन इतना कम ही आ रहा है, तो हमारा इसका मतलब सही है। तो हमने चेक मोमेंट में भी चेक कर लिया, शियर में भी चेक कर लिया, डिफ्लेक्शन में भी चेक कर लिया, तो यही तीनों चीजें चेक करनी होती हैं। इस तरह से पूरा लेटरली सपोर्टेड बीम खत्म होती है। ओके, थैंक यू।